नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश पांडे द बीएनपी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक चर्चा करेंगे वह टॉपिक है राज्य का नीति निषेध तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्या है दोस्तों, क्या है डीपीएसपी और क्या है मौलिक अधिकार, इसकी हम तुलना करेंगे। मौलिक अधिकार के साथ साथ डीपीएसपी को भारतीय संविधान में जगह क्यों दिया गया, क्या था इसका औचित्य और क्यों इसे संविधान में तो दर्जा दिया गया है लेकिन फिर भी इसको कुछ तथ्यों पर अगर ध्यान दिया जाए तो यह मौलिक अधिकार से श्रेष्ठ नहीं है। क्यों नहीं है श्रेष्ठ ये, क्या इसके पीछे कारण है, आइए हम उन्हीं पहलुओं पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको ऊपर दिख रहा होगा, यहाँ लिखा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसे दोस्तों भारतीय संविधान में कुल 22 भाग है, चौथे भाग के रूप में इसको स्वीकार किया गया है। अर्थात भाग 4 डीपीएसपी की बात करता है, अनुच्छेद 36 से 51 में इसको जगह दिया गया है। अर्थात अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत हम राज्य के नीति निषेध तत्व की बात करते हैं। भाग 4 प्रश्न आपसे पूछ लेता है कि डीपीएसपी किस भाग में है, तो भाग 4 में है। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक। कुछ बेसिक बातें दोस्तों हमको याद रखना है, जैसे कि जो डीपीएसपी है या राज्य का जो निषेध तत्व है, यह आयरलैंड के संविधान से क्या है, लिया गया है। अब आपके मन में आएगा कि जब यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है तो फिर आयरलैंड भी इसको कहीं ना कहीं से लिया होगा। तो आयरलैंड इसको स्पेन से लिया था। स्पेन में जो डीपीएसपी है वह काफ़ी प्रभावकारी है, तो स्पेन से प्रभावित हुआ आयरलैंड और 1937 में 1937 में उन्होंने क्या किया, इस डीपीएसपी को स्वीकार किया। और इन्हीं के स्वीकृति को अर्थात 1937 जब इन्होंने स्वीकार किया, इन्होंने अपने संविधान को जगह दिया, तो इन्हें कुछ आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिले और वही आमूलचूल परिवर्तन भारतीय संविधान में डीपीएसपी के रूप में हमने स्वीकार किया आयरलैंड के संविधान से। तो ये कुछ थे बेसिक तत्व। फिर दोस्तों आपको पता होगा, जब संविधान सभा का गठन हुआ था, निर्माण हुआ था, और संविधान सभा के माध्यम से जब हमारा संविधान बनकर तैयार होता है, तो उसी संविधान सभा के रूप में एक सलाहकार थे बी.एन. राव। बी.एन. राव ने भारतीय संविधान में 2 प्रकार के मौलिक अधिकारों के बारे में कहा। उन्होंने 2 प्रकार के मौलिक अधिकारों की चर्चा की संविधान सभा में। कौन? बी.एन. राव, जो कि क्या थे, संविधान सभा में एक प्रकार के सलाहकार थे, कानूनी सलाहकार या विधि सलाहकार में थे। दोस्तों उन्होंने कहा क्या, उन्होंने पहली बात कहा कि जिसे तुरंत लागू किया जा सके, मतलब जिसे तुरंत लागू किया जा सके और जिसे न्यायालय में प्रवर्तनीय न किया जा सके, अर्थात माना जा सके। का मतलब होता है कि जो तुरंत रूप से लागू हो और न्यायालय में क्या हो दोस्तों, प्रवर्तनीय हो, चैलेंजेबल हो। और दूसरा क्या है, जिसे न्यायालय में चुनौती दिया सकती है, न्यायालय में चुनौती दिया सकती है। इसके पीछे मतलब क्या कारण है, अर्थात मूल अधिकार को लेकर जो बी.एन. राव थे, उन्होंने कहा कि यह तुरंत लागू हो सकता है। अर्थात अगर इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन या संशोधन होता है, ठीक है, और कानून चाहे और वह संविधान के अनुरूप नहीं है, तो कानून क्या करेगा, ठीक, इस पर विचार करेगा, इसकी समीक्षा कर सकता है। तो मौलिक अधिकार को लेकर इससे शक्ति कानून को दी गई है। और इसका जब उल्लंघन होता है तो इसके उल्लंघन को लेकर हम न्यायपालिका के शरण ले सकते हैं। सिंपल में समझे तो क्या कह सकते हैं कि अर्थात ऐसी, मतलब कि ऐसी विधि है ये, जिसे बी.एन. राव कह रहे हैं, जिसे तुरंत क्या हो, मान्य हो, अर्थात जो न्यायालय में क्या हो, मान्य हो, जो संवैधानिक हो, जो न्याय उचित हो, ठीक है, गैर न्याय उचित नहीं है। गैर न्याय उचित क्या है, डीपीएसपी है। तो मूल अधिकार के बारे में कहा। दूसरा दोस्तों है, ये पहले प्रकार मौलिक अधिकार था, मतलब ये पहले प्रकार का अधिकार था जिसको उन्होंने बताया। डीपीएसपी को भी बी.एन. राव ने क्या माना था, दूसरे प्रकार का मौलिक अधिकार माना था। उसमें क्या कहते हैं वो, जो धीरे धीरे करके राज्य या सरकार के द्वारा क्या हो, लागू किया जाए, मतलब जिससे क्या हो, तुरंत प्रभाव में न लाया जाए, धीरे धीरे करके, अर्थात जो न्यायालय में क्या हो, प्रवर्तनीय ना हो, चैलेंजेबल
ना हो। अर्थात राज्य कुछ भी करेगा डीपीएसपी के संदर्भ में, या सरकार चाहे कुछ भी करे चाहे ना करे, इस पर न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं करेगी। न्यायपालिका ये मान लेगी कि सरकार और विधि के द्वारा किया गया कार्य है। लेकिन मौलिक अधिकारों को लेकर अगर कोई विधि और कानून बनाया जाता है या उसका उल्लंघन होता है तो न्यायपालिका उस पर क्या करेगी? न्यायपालिका सुरक्षा प्रदान करती है, तो न्यायपालिका उस पर हस्तक्षेप करेगी, उस विधि या कानून को गैर संवैधानिक या संवैधानिक घोषित कर सकती है। ठीक, तो अर्थात जिसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, तो जिसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती वो क्या है दोस्तों? डीपीएसपी। और जिसे चुनौती दी जा सकती है वो है क्या? मौलिक अधिकार। दूसरा, वह न्यायालय में क्या है? प्रवर्तनीय माना जाएगा, जबकि यह क्या है? प्रवर्तनीय नहीं माना जाएगा। इसे तुरंत लागू कर सकते हैं हम अनुच्छेद 32 और 226 का प्रयोग करके, जबकि डीपीएसपी को लेकर ऐसा प्रावधान है, लेकिन वो धीरे धीरे वहां सरकार या राज्य के द्वारा निर्भर करेगा कि वह उस पर विधि या कानून बनाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं, वह राज्य या सरकार पर निर्भर करता है। तो ये थे BN राव के प्रमुख दो बातें, दो मौलिक अधिकार जिनके बारे में उन्होंने संविधान सभा में कहा था। दोस्तों डीपीएसपी, अब आप पढ़ते हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसके कुछ न कुछ उद्देश्य होंगे, कुछ न कुछ पर्पज होगा। उन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भारतीय संविधान को जगह दिया गया होगा। इनके दो उद्देश्य क्या है? कुछ प्रमुख उद्देश्यों को जानते हैं। डीपीएसपी में कहा जाता है दोस्तों कि जो डीपीएसपी है वह लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। अर्थात कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हेतु हमने क्या किया? डीपीएसपी संविधान में जगह दिया। न कि पुलिस राज्य, अर्थात हमारे यहाँ पुलिस राज्य नहीं चलेगा, जैसा कि ब्रिटिश शासन में आपने देखा था चल रहा था, पुलिस ही क्या थी? सब कुछ थी। तो पुलिस राज्य नहीं चलेगा, अर्थात पुलिस का राज नहीं रहेगा, मतलब पुलिस राज्य नहीं रहेगा। कैसा राज्य रहेगा? लोक कल्याणकारी, जन कल्याणकारी, अर्थात जन के कल्याण के लिए राज्य का स्थापना किया जाएगा, न कि पुलिस राज्य के लिए। ऐसा हमारा स्टेटमेंट था और यही हमारा उद्देश्य भी है। दूसरा दोस्तों क्या है? आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। आपने मौलिक अधिकार में क्या पढ़ा था? लोकतांत्रिक राजनीति की बात करता है वो, वह लोकतांत्रिक राजनीति की स्थापना करता है। अगर आपसे कोई पूछे कि मौलिक अधिकार और डीपीएस में अंतर क्या है, तो एक मुख्य अंतर आपको देखने को मिला। पहला अंतर क्या मिला? कि यह न्यायालय में प्रवर्तनीय है और डीपीएसपी नहीं है। यह चुनौती योग्य है न्यायालय में, यह चुनौती योग्य नहीं है। इसे तुरंत लागू कर सकते हैं, डीपीएसपी तुरंत लागू नहीं कर सकते हैं। यह न्याय उचित है, यह गैर न्याय उचित है। ठीक, और एक और हमने क्या देखा? आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। ठीक, वह व्यक्तिगत अधिकार है, वह व्यक्तिगत को, मतलब जो मौलिक अधिकार है वह व्यक्तिगत है, जबकि डीपीएसपी क्या है? सामूहिक है। जो आपका लोग वो क्या कहते हैं, जो मौलिक अधिकार है वह नकारात्मक दृष्टिकोण रखता है, ठीक, जबकि डीपीएसपी सकारात्मक दृष्टिकोण है। दूसरी बात करता है दोस्तों कि जो डीपीएसपी का वर्गीकरण किया गया तो कहता क्या है कि आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करता है, जबकि मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतांत्रिक की। अर्थात मौलिक अधिकार में राजनीतिक लोकतंत्र की बात करता है, जबकि डीपीएसपी आर्थिक के साथ साथ सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। कभी कभी प्रश्न पूछ लेगा कि डीपीएसपी में किस दो लोकतंत्र की बात की गई है, तो आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की बात की गई है। ठीक है, और समाज और न्याय की अगर बात करेंगे तो तीन प्रकार के न्याय की बात हम लोगों ने प्रस्तावना में देख लिया था, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। दोस्तों ये थे हमारे प्रमुख उद्देश्य। पहला उद्देश्य था कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, न कि पुलिस राज्य की स्थापना करना। दूसरा था आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। फिर दोस्तों डीपीएसपी का वर्गीकरण यह संविधान में नहीं किया गया है, इसे कुछ जो विधिवेत्ता हैं या जो हमारे समाज के जो संविधानवेत्ता हैं उन्होंने इसको तीन प्रकार से बांटा है। डीपीएसपी का वर्गीकरण किए हैं तीन प्रकार से। ऐसा संविधान में कहीं कहा नहीं गया कि ऐसा होगा, इन आधारों पर होगा, लेकिन हमारे जो संविधानवेत्ता हैं, ठीक है, जो राजनीतिकरण है या जो संविधान विधि है, उन्होंने इसको क्या किया? तीन प्रकार से इसको बांटने का प्रयास किया। पहला आपका है समाजवादी विचारधारा। समाजवादी मतलब होता है, वादी मतलब होता है विचारधारा, अर्थात जो समाज की विचारधारा के साथ चले उसे बोलते हैं समाजवादी। गांधीवादी मतलब होता है जो गांधी के विचारों से प्रेरित हो था। और तीसरा है उदार विचारधारा या उदारवादी। ये तीनों जो विचारधारा है यह किन, अब हम आपको पता है कि हम अनुच्छेद 36 से 51 तक मौलिक, और सॉरी हम लोग 36 से 51 तक हम डीपीएसपी की बात करते हैं। तो डीपीएसपी में वे कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो समाजवादी हैं
वे कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो गांधीवादी हैं और वे कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो उदारवादी हैं। आइए हम उन अनुच्छेदों पर जानते हैं, फिर प्रत्येक अनुच्छेदों के बारे में चर्चा करेंगे। जो अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43A, अनुच्छेद 47। दोस्तों पुनः मैं चर्चा कर रहा हूँ। अनुच्छेद 38 हो गया, अनुच्छेद 39 हो गया, अनुच्छेद 39A हो गया, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43A और अनुच्छेद 47 ये समाजवादी विचारधारा को परिभाषित करता है। जबकि गांधीवादी जो विचारधारा थी डीपीएसपी को लेकर, वो अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43B, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 47 और अनुच्छेद 48। मैं फिर चर्चा कर रहा हूं दोस्तों। अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43B, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 47 और अनुच्छेद 48 ये गांधीवादी विचारधारा से को परिभाषित करता है। जबकि जो उदारवादी सिद्धांत है, वो उदारवादी सिद्धांत आपका है अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48A, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 50 और अनुच्छेद 51। पुनः इस पर हम देखते हैं, रिवाइज करते हैं। जो उदारवादी सिद्धांत दोस्तों क्या है, अनुच्छेद 44 है, अनुच्छेद 45 है, अनुच्छेद 48 है, अनुच्छेद 48A है, अनुच्छेद 49 है, अनुच्छेद 50 है और अनुच्छेद 51 है। ये 3 प्रकार के सिद्धांत हैं जिनको हमारे संविधानविदों ने क्या किया, वर्गीकरण किया, समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी। इस तरीके से हम प्रत्येक अनुच्छेदों को समझने का प्रयास करेंगे। भाग 4 के अंतर्गत जो दिया गया है कि अनुच्छेद 36 क्या है, अनुच्छेद 36 लेके 51 तक जानेंगे। अब कुछ उनकी प्रमुख आलोचनाओं को भी जानेंगे जो डीपीएसपी को लेकर दिया गया है। अब कुछ उनकी केस स्टडी करेंगे, कौन कौन से केस से प्रभावित है। दोस्तों आइए हम सबसे पहले चर्चा करते हैं भाग 4 की, अनुच्छेद 36 की। जो अनुच्छेद 36 है दोस्तों, क्रम से 5 5 6 अनुच्छेद करके अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो आपका डीपीएसपी तैयार हो जाएगा। बहुत ज्यादा दबाव नहीं डालना है, शुरुआती में छोटे छोटे क्रम में अगर इसको हम पढ़ेंगे हमारा ये तैयार हो जाएगा। पहले हम बात करते हैं किसकी दोस्तों, अनुच्छेद 36 की। जो अनुच्छेद 36 है दोस्तों, वह राज्य की परिभाषा की बात करता है। जिस तरीके से राज्य की परिभाषा को मौलिक अधिकार में लोगों ने देखा था, ठीक वही परिभाषा डीपीएसपी के अंतर्गत भी देखने को मिलता है। उसमें कोई डिफरेंसेस नहीं है। जिस राज्य की परिभाषा की बात करता है अनुच्छेद 12, ठीक वही बात करता है क्या, अनुच्छेद 36। तो राज्य की परिभाषा से संबंधित देखा जाए, तुलना किया जाए तो अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद क्या है 36 समान है, क्योंकि दोनों क्या बात करता है, समान बात करता है। ठीक, आइए बात करते हैं अनुच्छेद 37 के। जो अनुच्छेद 37 दोस्तों है, यह कहता है, सिंपल में सीधे बात कह दे रहा है कि जो डीपीएसपी है वह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। अर्थात डीपीएसपी को लेकर हम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो सीधे कह रहा अनुच्छेद 37 कि न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। क्या नहीं है, डीपीएसपी। अर्थात सरकार या राज्य डीपीएसपी को लेकर अगर कोई भी बात होती है तो वह उस डीपीएसपी संबंधित मामले को लेकर कहां नहीं जा सकते, हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं। जबकि मौलिक अधिकारों के हनन होने पर हम कहां जा सकते थे, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। तो इसमें सिंपल सी बात यह है कि यह न्यायालय में चुनौती योग्य नहीं है, न्याय उचित पूर्ण नहीं है, गैर न्याय उचित है। आइए हम बात करते हैं अनुच्छेद 38 की। अनुच्छेद 38 क्या कहता है दोस्तों, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की स्थापना करना। हमने 3 प्रकार का न्याय देखा था, सामाजिक, आर्थिक और नैतिक न्याय प्रस्तावना में। ठीक वही डीपीएसपी भी करता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करना। लोकतंत्र 2, सामाजिक और आर्थिक, लेकिन न्याय तीनों है। किसके लिए स्थापना करता है, राज्य के जन कल्याण के लिए। अर्थात राज्य के जन कल्याण के लिए हम सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों प्रकार की न्याय की स्थापना करता है। कौन, डीपीएसपी। किसके लिए, जन कल्याण के लिए। फिर हम बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 39 की। तो अनुच्छेद 38 समझ में आ गया, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करना राज्य के जन कल्याण के लिए। अब बात करते हैं अनुच्छेद 39 की। अनुच्छेद 39 दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। संसाधनों का उचित वितरण, संसाधनों का उचित वितरण किस प्रकार से होना चाहिए, इसकी बात
अनुच्छेद 39 कहता है डीपीएसपी के माध्यम से कि हम संसाधनों का वितरण किस प्रकार से करेंगे कि सबके लिए क्या हो, उचित हो, उसकी बात करता है। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे प्रश्न पूछता है, समान कार्य के लिए समान वेतन, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अगर वो कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उनके समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा कौन कहता है? अनुच्छेद 39। अर्थात धन का संकेंद्रण नहीं होना चाहिए, धन का संकेंद्रण नहीं करना है, समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान हमको करना है। ऐसी व्यवस्था कौन देता है? अनुच्छेद नंबर 39। अर्थात संसाधनों का उचित वितरण हो, समान कार्य के लिए समान वेतन और धन का संकेंद्रण नहीं करना आदि मामलों पर कौन किस अनुच्छेद पर चर्चा की गई है? अनुच्छेद नंबर दोस्तों 39। फिर हम बात करें दोस्तों अनुच्छेद 39A। अनुच्छेद 39A को 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया, मतलब 42वां संशोधन किया गया, परिवर्तन किया गया। 39 अनुच्छेद में एक और अनुच्छेद को जगह दिया गया, क्या हो गया? बन गया 39A। अनुच्छेद 39A के अंदर कहा गया कि समान अवसर के आधार पर न्याय देना, मतलब जितने भी लोग हैं, मतलब हर अवसर पे सभी को क्या मिलना चाहिए? न्याय मिलना चाहिए। मतलब हर व्यक्ति अपना न्यायपूर्ण तरीके से जीवन जी सके, हर अवसरों पर उसको न्याय मिले, उस अवसर के आधार पर उसको न्याय दिया सके, इसकी बात करता है कौन? 39 से। तो समान अवसर के आधार पर सभी को न्याय मिल सके, इसकी बात करता है कौन? अनुच्छेद नंबर 39A। और इस जोड़ा कब गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। ठीक, फिर हम बात करते हैं किसी दोस्तों अनुच्छेद 40 की। अनुच्छेद 40 क्या है? अनुच्छेद 40 कहता है कि ग्राम स्तर पे एक पंचायत का गठन किया जाएगा। ठीक है, तो ग्राम स्तर पे पंचायत का गठन करना और गांव का विकास कैसे हो, गांव के विकास के संदर्भ में क्या क्या कार्य क्षेत्र हो सकते हैं, उससे संदर्भित अनुच्छेद 40 में चर्चा की गई है। तो एक पंचायत का गठन होगा ग्राम स्तर पे, जो कि अनुच्छेद 40 के अंदर क्या है? परिभाषित किया गया है। बाकी इस अनुच्छेद 40 को जो पढ़ेंगे 73वां और 74वां संशोधन, उसमें हम चर्चा करेंगे आपको। ठीक, पंचायती राज व्यवस्था, तब वहां चर्चा आप अच्छे करेंगे कि पंचायत के गठन के पीछे क्या लॉजिक है और क्यों इसको जगह भारतीय संविधान में दिया गया। ठीक दोस्तों, तो ये था अनुच्छेद 40, याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचायत गठन किस अनुच्छेद में? 40। और सबसे पहली बार जो संशोधन हुआ वो किसमें हुआ? 39A में हुआ, 42वें संशोधन 1976 में। फिर दोस्तों अनुच्छेद 41 की बात करते हैं। अनुच्छेद 41 पे क्या है, आइए देखते हैं। अनुच्छेद 41 में कहा गया दोस्तों कि कुछ मामलों में व्यक्ति को काम करने का अधिकार होना चाहिए। दूसरा कहता है शिक्षा का अधिकार और सार्वजनिक सहायता, मतलब हम चाहें तो हम किसी के भी, हमारा उत्तरदायित्व है कि हम किसी को भी सहायता प्रदान कर सकते हैं, शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं और लोगों को भी कह सकते हैं कि आपको शिक्षा का अधिकार है, आप शिक्षा ग्रहण करें। ठीक है, हमको कुछ ऐसे मामले हैं जो हमारे स्वभाव के अनुकूल है, तो हम उन काम में भी क्या अपना हाथ बटा सकते हैं। तो कहा गया है कि कुछ मामलों में काम करने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और सार्वजनिक सहायता देने या लेने का अधिकार, यह अनुच्छेद 41 में कहा गया है। अनुच्छेद 42 कहता है दोस्तों न्याय उचित एवं मानवीय कार्यदशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए प्रावधान किया गया है। अर्थात न्याय संगत या स्थिति अच्छी होनी चाहिए। न्याय संगत होता है कि हर व्यक्ति के साथ जो प्रावधान किया गया है मानवीय कार्यदशाओं के लिए वो क्या हो? न्याय उचित हो, न्याय संगत हो। तो जब कोई भी कार्य न्याय संगत होगा, ठीक है, और स्थिति भाई से न्याय संगत होगी तो लोगों की स्थिति भी कैसी होगी? अच्छी होगी। लोगों की स्थिति अच्छी हो उसके लिए न्याय संगत या न्याय उचित व्यवहार होना चाहिए, ऐसा अनुच्छेद 42 कहता है। फिर दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है हम सामान्य चर्चा करें, जो बहुत इंपॉर्टेंट उस पर ज्यादा बल देने का प्रयास करेंगे। जो अनुच्छेद 43 है दोस्तों, वह कहता है कर्मचारियों को निर्वाह के लिए मजदूरी देना। जैसे जो कर्मचारी हैं जो कार्य कर रहे हैं, उनको उनके निर्वाह के लिए ठीक मजदूरी या वेतन देना, ऐसा अनुच्छेद 43 क्या कहता है? अनुच्छेद 43 डीपीएस के अंदर कहता है, क्या कहता है कि जो कर्मचारी हैं ठीक उनको उनके निर्वाह के लिए भाई कार्य कर रहे हैं, वो अपना समय दे रहे हैं, तो उनको मजदूरी उनकी मिलनी चाहिए और उनको मजदूरी को हम वेतन भी कर सकते हैं। तो कर्मचारियों को निर्वाह के लिए, उनके जीवन के निर्वाह के लिए मजदूरी या वेतन
मिलना चाहिए, ऐसा बात अनुच्छेद 43 कहता है। अनुच्छेद 43 ये कहता है दोस्तों, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता होनी चाहिए। जैसे कि इसको जोड़ा गया 43A को 42वें संविधान संशोधन 1976 में दोस्तों पहले था उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता। ठीक, तो पहले क्या था, कर्मचारी जो होंगे उनके निर्वाह के लिए मजदूरी मिले, लेकिन अब 43A कर दिया गया। उसमें कहा गया उद्योगों के प्रबंधन में अगर हम उद्योगों का मैनेजमेंट कर रहे हैं तो जो कर्मचारी उसमें सहभागीदार बने हैं, जो सहयोगी हैं या कुटीर उद्योग की व्यवस्था उनके लिए होनी चाहिए। अर्थात उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता हो, ऐसी बात कौन करता है, अनुच्छेद 43 से। अर्थात जो उद्योग है, जो उद्योग क्षेत्र हैं, उनमें उनका प्रबंधन किस तरीके से किया जाएगा, तो सामान तो नहीं कर लिया जाएगा, तो उनका प्रबंधन अच्छे तरीके से चल सके, उसमें भी क्या हो, जो कर्मचारी हैं उनकी सहभागिता हो, उनका सहयोग हो। तो उद्योगों के प्रबंधन के क्षेत्र में कर्मचारियों की सहभागिता हो, अर्थात कुटीर उद्योग में कर्मचारियों की क्या हो, सहभागिता हो, तो इसे अनुच्छेद 43A में जगह दिया गया है, जिसे 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। फिर दोस्तों हम बात करते हैं अनुच्छेद 43B की। 43B कहता है दोस्तों कि सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देना, कि जो कोऑपरेटिव कमेटी हैं जो हमारे लिए कार्य करती हैं, ठीक है, तो उन समितियों को का उत्साहवर्धन करना, उनका प्रोत्साहन करना संबंधी जो प्रावधान है उसे 43B में जगह दिया गया है। इसे 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 अर्थात 97वें संशोधन 2011 में इसको जोड़ा गया सहकारी समिति के रूप में। अनुच्छेद 43B जो है वह सहकारी समिति से संबंधित है। ठीक, इसे 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 97वें संविधान संशोधन 2011 97 2011। ठीक, तो 97 अर्थात 97वां संविधान संशोधन 2011 में इसको जगह दिया गया अनुच्छेद 43B के रूप में। फिर दोस्तों अनुच्छेद 44 जो है वो है नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में लागू होगा। अर्थात भारत के सभी राज्य क्षेत्रों में नागरिकों को क्या होना चाहिए, समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, इसकी बात करता है। अब समान नागरिक संहिता हम कैसे याद रखेंगे, इसको भूलेंगे कैसे नहीं, तो अनुच्छेद 44 में देखिए क्या कहा है, 4 2 बार 4 है ना, तो 2 बार 4 था, सभी के लिए क्या हो, समान, सभी के समान की बात करता है। तो कहीं भी अगर समान नागरिक संहिता कहीं आपको सब दिखाई दे, ठीक है, तो आप इसे समझ जाइएगा अनुच्छेद 44 ही है। तो अनुच्छेद 44 कहता है कि भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का प्रावधान करता है। फिर दोस्तों अनुच्छेद 45 कहता है जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं बालपन की पूर्व देखभाल, ठीक, बालपन से पूर्व मतलब जो बालक हैं, बालक बनने से जो पूर्व था 0 से जो 6 वर्ष की आयु है, उसके लिए कहा गया है कि 0 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों की पोषण अच्छी हो, उनकी शिक्षा अच्छी हो, ऐसा प्रावधान अनुच्छेद 45 में परिवर्तन किया। अनुच्छेद 45 पहले ही था, उसको ए न बनाते हुए बल्कि उसमें परिवर्तन कर दिया गया, उसको बदल दिया गया। पहले था कि बालपन का पूर्व देखभाल, लेकिन अब क्या कर दिया गया कि बालपन का पूर्व देखभाल साथ ही साथ 0 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों की शिक्षा, क्या शिक्षा दीक्षा या पोषण पर ध्यान देना। इसे 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया, जोड़ा नहीं गया सॉरी, परिवर्तन कर दिया गया। अनुच्छेद 45 में क्या किया गया, परिवर्तन कर दिया गया। तो 86वें संविधान संशोधन 2002 में यह परिवर्तन किया गया कि 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चे को मौलिक अधिकार के अंतर्गत अर्थात अनुच्छेद 21 क में जगह दिया गया, जबकि 86वें संशोधन 2002 के अंतर्गत 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए जो शिक्षा दीक्षा है वह अनुच्छेद 45 में परिवर्तित कर दिया गया। तो आपको याद होना चाहिए अनुच्छेद 45 बालपन पूर्व देखभाल या 0 से 6 वर्ष तक के आयु के बच्चों की शिक्षा या पोषण संबंधी प्रावधान किया गया। 86वें संविधान संशोधन 2002 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002। फिर दोस्तों हम बात करते हैं अनुच्छेद 46 की। जो अनुच्छेद 46 है वह अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के कमजोर वर्गों को शिक्षा कैसे दिया जाए, मतलब जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जिसको आप SC और ST बोलते हो, कि कमजोर वर्गों की को शिक्षा के क्षेत्र में आर्थिक हित तथा उनके सामाजिक न्याय के लिए विशेष प्रावधान करता है। मतलब अनुच्छेद 46 के अंतर्गत कहा गया कि जो अनुसूचित जाति हैं या अनुसूचित जनजाति हैं के कमजोर वर्गों को शिक्षा, उनके आर्थिक हितों की संरक्षण तथा सामाजिक न्याय के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। किसमें, अनुच्छेद 46।
जो अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित प्रावधान करता है। उनकी शिक्षा हो गया, उनकी आर्थिक हित हो गया, सामाजिक न्याय हो गया, उनकी बात करता है। दोस्तों हम चर्चा करते हैं अनुच्छेद 47 आर्टिकल 47। जो अनुच्छेद 47 दोस्तों, जैसे कि पोषण आहार हो गया, व्यक्ति का जो ठीक न्यूट्रिएंट्स वो अच्छा होना चाहिए, तो पोषण आहार हो गया। व्यक्ति का जीवन स्तर, जैसे मद्य निषेध, मदिरा पान वगैरह नहीं करना चाहिए, ठीक, पोषाहार हो गया, जीवन स्तर हो गया, तथा जन स्वास्थ्य संबंधी सरकार का कर्तव्य। मतलब सरकार से कहा गया है, सरकार का कर्तव्य है कि वह सभी के लिए क्या हो, पोषण आहार की व्यवस्था कराए, जीवन स्तर सबका बेहतर करे, जन स्वास्थ्य अर्थात सभी क्या हो, स्वस्थ हो, जन स्वास्थ्य संबंधी प्रावधान करे, ये सरकार का कर्तव्य होगा। तो सरकार के कर्तव्य को परिभाषित करते हुए अनुच्छेद 47 में कहा जाता है कि पोषाहार सही हो, जीवन स्तर सही हो, ठीक, तथा जन स्वास्थ्य संबंधी क्या हो, प्रावधान होता रहे। ऐसा अनुच्छेद 47 सरकार के कर्तव्यों को लेकर चर्चा करता है। तो पोषाहार, जीवन स्तर तथा जन स्वास्थ्य संबंधी सरकार का कर्तव्य, अनुच्छेद 47। जो अनुच्छेद 48 है दोस्तों, आपने पढ़ा होगा, यह कहीं ना कहीं पर्यावरण संदर्भित भी है, पशुपालन से भी संदर्भित है। तो कृषि एवं पशुपालन का संगठन करना, अनुच्छेद 48 कहता है कि कृषि एवं पशुपालन रूपी क्या होना चाहिए, एक संगठन होना चाहिए। जैसे दुधारू पशुओं के विकास संबंधी प्रावधान, और दुधारू जो पशु हैं उनके विकास संबंधी कुछ प्रावधान किया गया है। अर्थात कृषि एवं पशुपालन के क्षेत्र में एक संगठन होना चाहिए जो होना चाहिए, और साथ ही साथ दुधारू पशुओं के विकास को लेकर भी प्रावधान किया गया। जो पशु दूध देते हैं, दुधारू पशु के लिए भी के विकास संबंधी प्रावधान भी अनुच्छेद 48 में किया गया है। अब दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है वो है 48A। जो अनुच्छेद 48A है वह कहता है कि पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा करना। अनुच्छेद 48A को 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा कैसे की जाए, किस प्रकार से की जाए, उनसे संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 48A में किया है। ठीक दोस्तों, तो आइए चर्चा करते हैं अनुच्छेद नंबर 49। जो अनुच्छेद 49 है दोस्तों, वह कहता है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थल एवं उससे जुड़े वस्तुओं का संरक्षण। मतलब जो हमारे यहाँ राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, जैसे कि जैसे लाल किला हो गया, इंडिया गेट हो गया, गेटवे ऑफ इंडिया हो गया, ताजमहल हो गया, वाराणसी में जाएंगे या फिर राजस्थान में जाएंगे, मतलब जो ऐसे स्थल जो राष्ट्रीय महत्व के हैं, ठीक, अर्थात जो हमारे लिए भी क्या है, महत्व के हैं, उन वस्तुओं का संरक्षण करना, उन वस्तुओं की रक्षा करना, उन स्मारकों की रक्षा करना। तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक एवं उनसे जुड़े वस्तुओं का संरक्षण करना अनुच्छेद 49 में निहित है। ठीक दोस्तों, फिर हम बात करते हैं अनुच्छेद 50 की। अनुच्छेद 50 दोस्तों न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण, अर्थात जो न्यायपालिका है वह कार्यपालिका के किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगी। ठीक, तो न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण संबंधी जो प्रावधान है, अर्थात न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग रहे, मतलब ठीक है, अलगाव है, अलगाव नीति है, किसके अंतर्गत, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच। तो हम कह सकते हैं जो अनुच्छेद 50 है 50-50, ऐसे समझिए 50-50 कर दिया गया, अर्थात न्यायपालिका और कार्यपालिका में क्या है 50-50 है, ऐसे समझेंगे तो हमको याद रहेगा। अनुच्छेद 44 समानता की बात करता है 4-4, अनुच्छेद 50 50-50, अर्थात न्यायपालिका अपना काम करे, कार्यपालिका अपना काम करेगी। ठीक दोस्तों, तो न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण अनुच्छेद 50 है। जो अनुच्छेद 51 है दोस्तों, वह अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा तथा अभिवृद्धि को प्रोत्साहन देना, अर्थात जो अंतरराष्ट्रीय हमारा संबंध है, जो इंटरनेशनल रिलेशन है, अंतरराष्ट्रीय संबंध के माध्यम से हम कह सकते हैं अंतरराष्ट्रीय संबंध को लेकर कि हमारे यहाँ अंतरराष्ट्रीय रूप में शांति एवं सुरक्षा कैसे, मतलब शांति एवं सुरक्षा कैसे हम प्राप्त करें, उन्हें किस रूप में प्रोत्साहन दिया जाए, उनसे संबंधी बात करता है अनुच्छेद 51। तो अनुच्छेद 51 सीधे अंतरराष्ट्रीय संबंध को प्रदान करता है, अंतरराष्ट्रीय रूप में क्या हमारी शांति सुरक्षा कैसे बनी रहे, उनसे संबंधी बात करता है क्या, अनुच्छेद 51। तो दोस्तों ये थे हमारे डीपीएसपी के कुछ प्रमुख क्या सारे के सारे अनुच्छेद जो हमारे भारतीय संविधान में निहित हैं, परिवर्तन के साथ, संशोधन के साथ। तो अनुच्छेद 36 से लेके क्या हमने देखा, अनुच्छेद 51 तक। तो ये थे हमारे प्रमुख
संशोधन के साथ हमारे प्रमुख अनुच्छेद जो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य के साथ मौलिक अधिकार के साथ डीपीएसपी को भी जगह दिया गया है। जैसा हम लोगों ने शुरुआत में देखा कि क्या है, यहाँ चुनौतीपूर्ण या चुनौती योग्य नहीं है, यह गैर न्याय उचित है, जबकि मौलिक अधिकार क्या था, न्याय उचित है। फिर दोस्तों आइए हम देखते हैं कुछ प्रमुख आलोचक हैं जो डीपीएसपी की आलोचना करते हैं। आइए वो कौन कौन से आलोचक हैं जो डीपीएसपी की आलोचना करते हैं। केटी शाह का नाम आप लोगों ने सुना होगा। केटी शाह कहते हैं कि डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जाता है, ठीक, और उन्होंने इसे अतिरेक कर्मकांडी भी कहा है। ठीक है, क्या कहते हैं कि डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जाता है, अर्थात हमें कह सकते हैं कि कोई कानूनी शक्ति नहीं है इसमें। अब कोई कानूनी शक्ति नहीं है, सीधी सी बात है। अब जब इसको हम चुनौती ने भाई न्यायपालिका को ले के साथ इसका कोई भाव ही नहीं है, अर्थात जब न्यायपालिका किसी भी कार्यक्षेत्र में अपना हस्तक्षेप नहीं करेगी तो कहीं न कहीं लोग उस उद्देश्य को, डीपीएसपी की जो सिद्धांत है, क्या लोग ईमानदारी से पालन कर सकते हैं इसका? क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अगर डीपीएसपी का उल्लंघन हम करते भी हैं तो हमको इस पर न्यायपालिका कुछ नहीं कर सकती। न्यायपालिका इसको किस पे छोड़ी है? राज्य सरकार पे छोड़ी, सरकार पे छोड़ी है, ठीक, कि राज्य या सरकार इसकी भाई अपनी विधि को बनाए, अपना राज्य सरकार समझे, ठीक, हम इस पर कुछ नहीं कर सकते। अर्थात कोई भी व्यक्ति डीपीएसपी के उल्लंघन पर न्यायपालिका नहीं जा सकता, जबकि मौलिक अधिकार के समय में ऐसा था कि अगर उनका उल्लंघन होता है हम कहाँ जाएंगे? सीधे जाएंगे न्यायपालिका के पास, ठीक। तो केटी शाह का यही कहना है कि डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जाता है, अर्थात अतिरेक कर्मकांडी है। अर्थात हम सिंपल में कहें तो कोई भी कानूनी शक्ति क्या नहीं थी, मतलब नहीं दी गई है किसको? डीपीएसपी को लेकर। तो अगर कोई उल्लंघन भी कर रहा है तो हम न्यायपालिका में चुनौती नहीं दे सकते हैं। दूसरी बात, उसके बाद एक और भी है एन श्रीनिवासन। जो एन श्रीनिवासन है वो कहते हैं डीपीएसपी को न तो उचित तरीके से वर्गीकृत किया गया है और ना ही तर्क संगत तरीके से व्यवस्थित किया गया है। मतलब उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि तर्कहीन व्यवस्था है, मतलब इसमें तर्क को लेकर कोई जगह नहीं दिया, मतलब कोई लॉजिक नहीं है इसका, मतलब जैसे चाहे वैसे इसको क्या किए, व्यवस्थीकरण कर दिए। उनका कहना है कि डीपीएसपी को अर्थात राज्य के निजी तत्व को उचित तरीके से, न तो उचित तरीके से मतलब ना तो उसको सही तरीके से बांटा गया है और ना ही तर्क संगत है, जिससे कि हम पता लगा सके कि क्या है ये डीपीएसपी है तो मौलिक अधिकार एक तरह से, लेकिन चूंकि यह न्यायपालिका से स्वतंत्र है तो न्यायपालिका से स्वतंत्र है अर्थात इसको लेके हम चुनौती नहीं दे सकते हैं। तो इनका यही कहना है कि यहाँ तर्कहीन व्यवस्था है, मतलब इसमें कोई तार्किक बात नहीं कही गई है। तीसरे आपके हैं सर आइवर जेनिंग्स। सर आइवर जेनिंग्स कहते हैं कि डीपीएसपी 19वीं सदी के इंग्लैंड के राजनीतिक दर्शन पर आधारित है। मतलब इनका कहना है कि जो 19वीं सदी का राजनीतिक दर्शन है इंग्लैंड का, या उसी पर आधारित है, मतलब उसी पर बेस्ड है। फिर आगे कहते हैं कि 20वीं सदी में तक ये हो सकता है कि अपने लक्ष्य को पाए, लेकिन फिर 21वीं सदी के बाद स्थिति ये आएगी कि यह अपने लक्ष्य से डगमगाता हुआ दिखाई देगा, ठीक। तो कहते क्या है कि डीपीएसपी जो है वह 19वीं सदी के इंग्लैंड के राजनीतिक दर्शन पर आधारित है। इंग्लैंड के राजनीतिक दर्शन से परिभाषित करते हैं 19वीं सदी के, ठीक। अर्थात अगर समझें तो उनका उद्देश्य क्या था कि जो हमारा जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है, यह रूढ़िवादी है, परंपरावादी है। अर्थात जो 19वीं सदी में जो सिद्धांत चल रहे थे उन्हीं सिद्धांतों को हमने क्या किया, अपने डीपीएसपी रूप में स्वीकार कर लिया। रूढ़िवादी सिद्धांत को उन्होंने क्या नाम से पुकारा। फिर दोस्तों एक और है के संथानम। यहाँ पे थे एन श्रीनिवासन, यहाँ पे है के संथानम। जो के संथानम है वो कहते हैं कि डीपीएसपी से केंद्र एवं राज्यों के बीच, जो डीपीएसपी है इससे केंद्र एवं राज्यों के बीच एक संवैधानिक टकराव की स्थिति उत्पन्न होगी। मतलब कहते हैं कि जो डीपीएसपी है यह केंद्र और राज्यों के बीच एक संवैधानिक टकराव को जन्म देगा, जैसे राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के बीच, राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के बीच, राष्ट्रपति एवं मुख्य प्रधानमंत्री। जैसे प्रधानमंत्री कोई भी कार्य करना चाहता है तो सीधी सी बात है उसे राष्ट्रपति की क्या चाहिए, अनुमति चाहिए। यहाँ तक कि अगर प्रधानमंत्री विदेश भी जाता है, कहीं कभी भारत के बाहर भी जाता है, तो ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति अपने आप चले जाते हैं, वो उनको राष्ट्रपति से बिल का मुद्दा अलग है, विधेयक का मुद्दा अलग है,
लेकिन अगर हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अपने आप को लिप्त करना चाहते हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर, तो प्रधानमंत्री को भारत के बाहर भी अगर जाना है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नहीं, वीजा क्यों पास होता है, उसमें वीजा में हस्ताक्षर होते हैं राष्ट्र स्तर पर, जिनका भी होता हो, जिनका भी हम मान्यता दिए होंगे। तो डीपीएसपी से केंद्र राज्यों के बीच, चाहे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच हो, चाहे स्टेट में राज्यपाल या मुख्यमंत्री के बीच हो, संवैधानिक टकराव की स्थिति बनी रहेगी। बनी रहेगी क्यों बनी रहेगी? उसके पीछे कारण है कि अगर सरकार राज्यों को लेकर कोई कानून बनाता है तो राज्य बाध्य है केंद्र सरकार के कानून को मानने के लिए। नहीं मानेंगे तो कहीं ना कहीं संवैधानिक टकराव की स्थिति देखने को मिलेगी। तो इनका ये कहना था कि संस्थानम का जो डीपीएसपी है वह केंद्र और राज्यों के बीच, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच या मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच एक संवैधानिक टकराव की स्थिति को उत्पन्न करेगा। ठीक दोस्तों, ये थे और इसी आधार पर हम कह सकते हैं प्रकार का संवैधानिक टकराव इन्होंने नाम दिया। तो ये थे कुछ प्रमुख आलोचक केटी शाह, एन श्रीनिवासन, सर आइवर जेनिंग्स और के संथानम। ये कुछ प्रमुख आलोचक थे जिन्होंने भारतीय संविधान के डीपीएसपी की आलोचना करते हैं अलग तरीके से। कोई कहता है चेक बैंक है, कोई कहता है कि यहाँ क्या है, तर्कहीन व्यवस्था है, कोई कहता है रूढ़िवादी है, कोई कहता है संवैधानिक टकराव। तो ये कुछ हमारे प्रमुख आलोचक थे। दोस्तों, हमारे डीपीएसपी और से संबंधित कुछ केसेस भी हैं, आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। एक है केशवानंद भारती, केशवानंद मामला 1973। केशवानंद मामले में 1973 में कहा गया है कि जो मौलिक अधिकार है वह डीपीएसपी से क्या है, श्रेष्ठ है। जो मौलिक अधिकार है वह डीपीएसपी से कहीं ना कहीं क्या है, श्रेष्ठ है। जबकि 42वें संशोधन 1976 में कहा गया कि कुछ अधिकारों पर, कुछ मामलों पर जो डीपीएसपी है वह मौलिक अधिकारों से श्रेष्ठ है। अब दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो गया। मौलिक अधिकार किस तरह कहा जाता है, वो मतलब उनको माना जाता है कि वो श्रेष्ठ हैं, डीपीएसपी का मानना है कि हम श्रेष्ठ हैं। तो एक और केस आता है मिनर्वा मिल मामला 1980। मिनर्वा मिल्स मामले में 1980 में कहा जाता है कि भैया ना तो मौलिक अधिकार श्रेष्ठ है ना तो डीपीएसपी श्रेष्ठ है, दोनों में क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए। तो मिनर्वा मिल्स में कहा गया, 1980 में कहा गया कि जो फंडामेंटल राइट है या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, दोनों में क्या होना चाहिए भैया, संतुलन हो। ना तो फंडामेंटल राइट श्रेष्ठ है ना तो क्या है, डीपीएसपी श्रेष्ठ है, दोनों क्या है, बैलेंस हो। तो ऐसी बात मिनर्वा मिल 1980 में कहा गया। 73 में क्या कहा गया कि जो मौलिक अधिकार है वह श्रेष्ठ है, जबकि मिनर्वा मिल में क्या कहा गया कि दोनों में संतुलन है। और 42वें संशोधन 1976 में क्या कहा गया कि डीपीएसपी श्रेष्ठ है कुछ मामलों में। ठीक, तो ये थे कुछ प्रमुख केसेस जो डीपीएसपी से संदर्भित या राज्य के निहित अस्तित्व से क्या है, को परिभाषित करते हैं। दोस्तों, तो ये था राज्य या सरकार को दी गई कुछ शक्तियां, जिसको लेकर हम न्यायालय के पास नहीं जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ क्या है, जैसा कि बी एन राव ने भी कहा था, क्या है, गैर न्याय उचित है, जबकि मौलिक अधिकार क्या है, न्याय उचित है। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ जो भारतीय संविधान का जो प्रमुख हिस्सा था भाग 4 आपको समझ में आया होगा। प्रश्न ऐसा मौलिक अधिकार से तुलना करके भी पूछ सकता है, या कुछ प्रमुख अनुच्छेद जो हमने आपसे चर्चा किया, जैसे कौन कौन सा अनुच्छेद प्रमुख इसमें है, आप अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। अनुच्छेद 39A बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, और अनुच्छेद 39 इंपॉर्टेंट, समान कार्य के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 40 बहुत इंपॉर्टेंट है, और अनुच्छेद 43 बहुत इंपॉर्टेंट है, 43A, और अनुच्छेद 43B भी, अनुच्छेद आपका 44 भी, अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 46, उसके बाद अनुच्छेद 47, 48 और 48 से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और अनुच्छेद 49 इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे राष्ट्रीय स्मारक सुरक्षित रहें, संरक्षित रहें, उनकी बात करता है। ठीक, और आपको पता होगा 50-50 और अनुच्छेद 51 जो है वह बात करता है किसकी, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा एवं उनके क्या, उनके अभिवृद्धि को प्रोत्साहित करना। तो ये थे हमारे कुछ प्रमुख डीपीएसपी के तत्व जो भारतीय संविधान में क्या गए, परिभाषित किए गए हैं। हमारे संविधान विदों द्वारा वर्गीकरण भी किया गया है, समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी संविधान रूप में। समाजवादी अनुच्छेद 38, 39, 39 से 41, 42, 43, 43 से 47, जबकि गांधीवादी 40, 43, 43 भी, 46, 47, 48, और उदारवादी सिद्धांत 44, 45, 48, 48 से 49, 50 और 51। ये कुछ हमारे विधान, इसको संविधान में इसकी चर्चा नहीं की गई है,
लेकिन इसको हमारे संविधान ने 3 प्रकार से बांटने का प्रयास किया है। इसको भी आप इसको देख लीजिए। उद्देश्य क्या था हमारा डीपीएसपी का? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। कहाँ से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक, आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करता है, जबकि मौलिक अधिकार किसकी बात करता है? राजनीतिक लोकतांत्रिक की। ठीक, इनका कहना है कि हम पुलिस राज्य की स्थापना नहीं स्वीकार करेंगे, बल्कि हम लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना को स्वीकार करेंगे। इनका प्रमुख उद्देश्य था। ठीक, तो ये थे हमारे कुछ प्रमुख बातें जो हमारे डीपीएसपी से संदर्भित था। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने उन मित्रों के पास भेजिए जिनको भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य के बाद हम भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं को देखेंगे। संविधान की विशेषताओं को देखने के बाद फिर हम दोस्तों हम चर्चा करेंगे कि भारत एक संघ राज्य है, तो किस आधार पर हम कहते हैं कि भारत एक संघ राज्य है। उसकी संघीय ढांचे को समझेंगे, एकात्मक है कि संघात्मक है। ठीक है, कि एकात्मकता की ओर झुका हुआ है, एकात्मक झुके हुए संघात्मक है। उन सब पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। विशेषताओं के बाद दोस्तों हम चर्चा करेंगे संविधान का विकास कैसे हुआ, संविधान के विकास के क्रम को समझेंगे 1773 से लेकर अब तक का। फिर दोस्तों हम शुरू करेंगे संविधान की उन समय प्रमुख प्रक्रियाओं पे जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में दिया होगा। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, गुड नाइट।